कितने ही मिट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई, स्वाधीनता उड़ गई, बंग देश के सिर पर आरह रखा गया। आह, इतने बड़े माइलाड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सका और उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा। वह भी मंजूर हो गया। उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा, उल्टा उन्हीं को निकाले जाने का हुक्म मिला। अब लेखक यहाँ कहते हैं कि कितने ही मिट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए हैं। यानी छोटे पदों पर विराजमान व्यक्तियों को आपने अपनी कृपा के द्वारा बड़े बड़े पद दिलवाए थे। आपके इशारे से देश की शिक्षा जो थी वो नष्ट भ्रष्ट हो गई, लोगों की स्वाधीनता छिन गई, यहाँ तक कि बंगाल का विभाजन आपने कर दिया। आरह यहाँ एक शब्द आया, इसका मतलब होता है आरा, लकड़ी काटने वाला आरा। तो यानी आपने आरे से बंगाल के दो टुकड़े कर दिए, बंगाल का विभाजन कर दिया, बंगाल को बांट दिया। फिर क्या होता है, फिर कहते हैं कि इतने बड़े माइलाड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पर, यानी आपने अपने किसी चहेते को अपने मनोवांछित पद पर रखवाने का फैसला लिया, लेकिन आपके उस फैसलों को आपके सरकार ने मंजूरी नहीं दी, उल्टे आपको ही निकालने का हुक्म जारी कर दिया गया। जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। आपका पद छूट गया, तथापि आपका पीछा नहीं छूटा है। एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है, यह आप ही जानते होंगे। अपनी दशा पर आपको कैसी ही घृणा आती है, इस बात के जान लेने का इन देशवासियों को अवसर नहीं मिला। पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि आपकी शान शौकत बहुत ऊंचाई तक पहुँची, लेकिन उस ऊंचाई से आप इस प्रकार गिर पड़े हैं कि हालांकि आपने यहाँ के लोगों पर बड़ा अत्याचार किया है, लेकिन आपकी यह स्थिति देखकर यहाँ के लोग प्रसन्न नहीं हैं, अपितु दुखी हैं। और हालांकि आपका पद छूट गया, लेकिन फिर भी आपका पीछा नहीं छूटा है। आपकी स्थिति उस क्लर्क की तरह हो गई है जिसे 1 महीने पहले ही नोटिस जारी कर दिया है कि तुम्हें हटा दिया जाएगा 1 महीने बाद। तो उस बीते हुए अवधि को वह कितनी घृणा से व्यक्ति काटता होगा। ठीक वही हाल आपका यहाँ है। आपको हटाने का नोटिस जारी कर दिया गया है। अब जो बाकी समय बच गया है, यह बचा हुआ समय आपको अंदर ही अंदर कितना घृणा से भर देता होगा, इस बात को काश हम लोग जान पाते, लेकिन यह अवसर हमें मिला नहीं। लेकिन ये बात तो है कि इतने उलझन में उन्होंने पहले किसी वायसराय को देखा नहीं है। किन्होंने? भारतवासियों ने। माय लॉर्ड, एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। आप किस काम को आए थे और क्या कर चले? शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है। लेखक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं यहाँ पे कि जरा आप अपने वादे और कामों को याद कीजिए कि आप क्या करने यहाँ आए थे, क्या वादा करके आए थे, क्या करूँगा, और किया क्या आपने। आखिर जो शासक होता है उसका अपनी जनता के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, लेकिन आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया। यह बात आप निश्चित मानते होंगे, इस बात को तो आप मानते होंगे कि जनता के प्रति शासक का कर्तव्य तो कुछ होता है। सो कृपा करके बतलाइए, क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले? क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? लेखक यहाँ फिर प्रश्न उठाते हैं, तो जरा आपने किए गए कार्यों की तरफ नज़र दौड़ाइए और फिर अपने आप से पूछिए कि क्या आपने कर्तव्य का पालन किया। और अगर कर्तव्य इसी को कहते हैं कि मनमाने हुक्म चलाना, किसी की कुछ नहीं सुनना, तो माफ़ कीजिएगा कि इसे शासन नहीं कहते। क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना और उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद्द से सब काम किए चले जाना ही शासन कहलाता है? फिर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि प्रजा के खिलाफ ही सारे कार्य किए जाएं,
अपने मर्जी से, अपने जिद्द से ही सारे काम किए जाएं? क्या यही शासन है? एक काम तो ऐसा बतलाइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। कैसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं, पर आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो और उनकी बात सुनी हो। लेखक यहाँ फिर कहते हैं कि अपना एक काम कोई ऐसा बता दीजिए जिसमें आपने अपनी जिद न पकड़ी हो और आपने प्रजा का काम कर दिया हो, प्रजा की बात पे ध्यान दिया हो। यहाँ दो शब्द आए हैं, कैसर और जार। दोनों शब्द तानाशाह के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो कहा कि बड़े से बड़े तानाशाह भी कभी कभार जनता की बात सुन लेते हैं, लेकिन आप ऐसा एक मौका बता दीजिए जो आपने यहाँ के लोगों की बात पे ध्यान दिया हो, यहाँ लोगों की प्रार्थना सुनी हो। ये तो दूर की बात है कि आपने प्रार्थना सुनी हो, आपने यहाँ के लोगों को अपने पास तक आने ही नहीं दिया। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जाह के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम रोक दिया। अब यहाँ लेखक कह रहे हैं कि नादिर शाह जैसा बड़ा तानाशाह उसने जब दिल्ली में कत्लेआम आरंभ किया तो आसिफ जाह नामक कोई व्यक्ति था जिसने तलवार गले में डालकर उससे प्रार्थना की कि ये कत्लेआम कृपया रोक दीजिए, और उतना बड़ा तानाशाह उसकी इस बात को मान गया। पर आपका मन नहीं पसीजा, आप यहाँ के लोगों पर अत्याचार करते चले गए। पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। वही बात है कि आपने यहाँ के लोगों की बात नहीं सुनी। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई है, तथापि बंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है। हालांकि आपके शासन की अवधि अब पूरी हो गई है, आपका कार्यकाल समाप्त हो गया है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि बंगाल का विभाजन करके ही आप यहाँ से जाएं। नादिर शाह से भी बढ़कर आपकी जिद है। क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता? कहा कि नादिर शाह इतना बड़ा तानाशाह, लेकिन उस तानाशाह से भी बड़े जिद्दी आप हैं। आपको क्या लगता है कि आपके इन कार्यों से प्रजा को दुख नहीं होता? आप विचारिए तो, एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़े जाते हैं। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज़ होकर इस देश को छोड़ न जाती? लेखक कह रहे हैं कि आपकी एक बात नहीं मानी गई तो आप अपने नौकरी को छोड़ के यहाँ से चले जाना चाहते हैं। तो फिर सोचिए कि आपने तो यहाँ के प्रजा के कितने ही प्रार्थनाओं को ठुकरा दिया है। तो अगर यहाँ के प्रजा को भी कहीं और जाने की जगह होती तो क्या अब तक वह यहाँ से चली न गई होती? लेकिन यह तो यहाँ के लोगों का अभाग्य ही है कि वह कहीं जा ही नहीं सकते, क्योंकि वह यहीं के हैं और यहीं रह जाएंगे। यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद्द का फल यहीं देख लिया। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद्द ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको भी उसने कम पीड़ा न दी, यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। लेखक कह रहे हैं कि देख लीजिए जिद्द का नतीजा क्या होता है। और यहाँ की जनता ने भी इस बात को देख लिया और ये भी देख लिया कि आप अपनी ही जिद्द के शिकार हो गए। अपनी ही जिद्द की वजह से आज आपको अपनी नौकरी छोड़ के यहाँ से जाना पड़ रहा है। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। यानी यहाँ के लोग अच्छा और बुरा दोनों का परिणाम जानते हैं, इसलिए चाहे कितने ही दुख हों वह गलत कार्यों को करने से बचते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि गलत कार्यों का नतीजा गलत होता है। वह जानती है कि संसार में सब चीज़ों का अंत है, दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। यहाँ की प्रजा को यह भी पता है कि सदैव दुख या सदैव सुख हो ही नहीं सकता। अगर आज दुख का दिन है तो यह भी कट जाएगा। इसी से सब दुखों को झेलकर पराधीनता सहकर भी वह जीती है। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी और न यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके, इसका बड़ा दुख है। अब लेखक कहते हैं कि इसी वजह से यहाँ की प्रजा जो है सब कुछ सहती रहती है, बर्दाश्त करती रहती है और जीती रहती है। और फिर क्या कहते हैं कि आपने इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने नहीं समझी। यानी यह तो वह भूमि है जहाँ थोड़ा सा एहसान किसी पे कर दीजिए तो वह जीवन भर आपका उपकार मानता है, लेकिन आप यहाँ की प्रजा से जुड़ नहीं सके, आप यहाँ की प्रजा की श्रद्धा और भक्ति से परिचित नहीं हो सके। इस बात का मुझे सदैव दुख रहेगा, अत्यधिक दुख रहेगा।
इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों को ताब नहीं। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। ये कहते हैं कि यहाँ के शिक्षित जनता को आपने कभी अपने पास आने नहीं दिया, उनको जानने का प्रयास नहीं किया। हाँ, कभी कभार इस देश की बेइज्जती करने के लिए अनपढ़ व्यक्तियों का नाम आपके ज़बान पे चला आया करता है। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। तो लेखक कह रहे हैं कि ठीक है, आप अनपढ़ों की ही हमेशा चर्चा किया करते हैं, तो एक अनपढ़ की बात मैं भी आपसे करता हूँ। हमारे यहाँ सुल्तान एक हुआ करता था, उसके गीत आज हम गाते हैं। क्या नाम था उस सुल्तान का? उसका नाम था नर। एक बार अपनी विपद के कई साल सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम के एक स्थान में काटे थे। वहाँ चौकीदारी से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ा था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया था वह सुनिए। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारे नरवरगढ़, मेरा प्रणाम ले। आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ, तू मेरा अन्नदाता है। अपनी विपद के दिन मैंने तुझ में काटे हैं, तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम न ले। नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। अब लेखक ने एक कहानी सुना दी लॉर्ड कर्जन को कि नरवरगढ़ में वह नर नाम का सुल्तान अपने विपत्ति काल में रहा और उसने छोटे पद से लेकर बड़े पद तक उस राज्य में भोगा। यानी पहले उसने चौकीदारी शुरू की और फिर ऊंचे ऊंचे पदों तक उसने काम किया। और जिस दिन वह नरवरगढ़ से गया, उस दिन नगर के बाहर आकर उसने कहा, सबसे पहले तो उसने प्रणाम किया, अभिवादन किया, और फिर आंखों में उसकी आंसू आ गए और इस राज्य को संबोधित करके उसने कहा कि प्यारे नरवरगढ़, मेरा प्रणाम लो, यानी मेरा प्रणाम स्वीकार करो। आज मैं तुमसे जुदा हो रहा हूँ, तुमको छोड़ के जा रहा हूँ, और इतने दिनों तक तुमने मेरा पेट भरा है और मेरे आपत्ति के काल में तुमने मुझे शरण दी है, तो तुम्हारे ऋण का बदला मैं एक अदना सा सिपाही, गरीब सिपाही नहीं चुका सकता हूँ। तो हे भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर तुम्हारी सेवा में कुछ भी चूक की हो, तुम्हारे सुख की चिंता अगर न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की तरह न देखा हो, तो मेरा प्रणाम स्वीकार मत करना। और यदि ऐसा मैंने नहीं किया हो, यानी अपना कार्य ठीक ढंग से निभाया हो, तो मेरा प्रणाम स्वीकार कर लो। माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, उसके देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? तो कहा कि जो प्रजा ऐसे राजा का गुणगान करती है, तो चूँकि हमारे इस देश में आप भी शासन करके जा रहे हैं, तो क्या हमारे देश को संबोधित करते हुए आप भी कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप कह सकेंगे, अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जन्म में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी न की। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में न थी। अब कुछ शक्ति नहीं है जो तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूं कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। तो लेखक कहते हैं कि क्या आप भी अपने द्वारा किए गए कृत्यों को, कृत्य नहीं कहेंगे, दुष्कृत्यों को, यानी बुरे कार्यों को सहर्ष स्वीकार करेंगे और हमारे देश को संबोधित करते हुए कह सकेंगे कि मैंने यहाँ अत्याचार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, मैंने तुम्हारा नुकसान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, मेरी अब तो कुछ शक्ति नहीं है कि तुम्हारे लिए कुछ और कर सकूं, यानी तुम्हारा कुछ और बुरा कर सकूं, पर जाते जाते तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि मेरे द्वारा किए गए दुष्कृत्यों से जल्दी ही तुम उबर पाओ। क्या आप ऐसा कह पाएंगे? मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझें, आप कर सकते हैं और यह देश आपकी पिछले सब बातें भूल सकता है, पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहाँ। लेखक कहते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं,
यानी अपने गलतियों की माफ़ी मांग सकते हैं। और विश्वास कीजिए कि अगर आपने अपने किए गए गलतियों की माफ़ी मांग ली तो हमारा देश और हमारे देश के लोग ऐसे हैं जो तुरंत आपके सभी अपराध को क्षमा कर देंगे। लेकिन पूरा मुझे विश्वास है माय लॉर्ड कि आप ऐसा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर उदारता का लेस मात्र भी नहीं है। तो विद्यार्थियों, आशा है कि आपको पाठ समझ में आया होगा और इस पाठ को कोर्स से हटा दिया गया है। तो चूँकि मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था तो ये वीडियो बना दिया मैंने। आगे के वीडियो में वही पाठ डाले जाएंगे वीडियो में जो आपके कोर्स में हैं। धन्यवाद।